अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों को, उर्दू से मोहब्बत करने वालों को बज़्म अदीब ऑनलाइन में खुशामदीद। और ये हमारा दूसरा बज़्म अदीब ऑनलाइन का लाइव फेसबुक सेशन है जिसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नई किताब और एक नए मुसन्निफ के साथ हम आपका तारुफ करवाएंगे। और पिछले सेशन पे भी हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला, जिसके लिए हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे फोरम से हम आपको अच्छी अच्छी किताबों से मुतारिफ करवाते रहेंगे और आप हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाजरीन, कामयाब लोगों की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं। एक वो लोग होते हैं कि जब वो होश संभालते हैं उनको एक साजगार माहौल मैसर होता है। कुछ तो माशाल्लाह सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होते हैं, जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। और बाकी लोग भी ऐसे होते हैं कि जिनको निस्बतन एक साजगार माहौल मिलता है और इसके साथ साथ तालीमी जब उनका सफ़र शुरू होता है तो भी उनके पास अच्छे मौके होते हैं। अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारों में वो तालीम हासिल कर सकते हैं और इस तरह से वो ज़िंदगी में अपना कामयाबी का सफ़र तय करते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग होते हैं कि जब वो होश संभालते हैं तो कदम कदम पर मुश्किलात उनके सामने होती हैं और हर नए जिंदगी के मरहले पर उनको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो अपनी अज़्म, हिम्मत, इस्तिकामत से उन तमाम चैलेंजेस को शिकस्त देते हैं और जिंदगी में अपना मकाम पैदा करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी जिंदगी से हमारे लिए सीखने को इनकी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊं कि खुद भी आशिक इकबाल हैं और उनके ऊपर अल्लामा इकबाल की वो नज़म पूरी सादिक आती है जो अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल का खत आने पर लंदन से उनके नाम भेजी थी। मैं सिर्फ आपको इसके दो अशार सुनाना चाहूंगा। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो अब मैं इनवाइट करूंगा आपके साथ डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद नकाब खान साहब को, और फिर हम उन्हीं की ज़बानी उनकी किताब के बारे में और उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में उनसे सुनेंगे। जी, मैंने इनविटेशन उनको भेज दिया है। अच्छा, एक फीडबैक मुझे आया कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा लाउड बोलने की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत ही? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया। अच्छा, मैं बज़्म अदीब ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ना सिर्फ आपने हम पर एतमाद का इजहार किया और अपनी किताब आपने हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में शाया करने की इजाज़त दी, बल्कि आपने अपने कीमती वक्त में से इस सेशन के लिए हमें वक्त भी इनायत फरमाया।
तो इससे पहले कि मैं आपकी किताब पे, जो कि आपकी जिंदगी की रुदाद है, उसके हवाले से मैं सवालात का आगाज करूं, मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए आप बाजुबान मुसन्निफ अपना एक मुख्तसर तारुफ अगर पेश करें। शुक्रिया जी, बेहद नवाजिश जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अदीब ऑनलाइन इज अ वेरी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए मेरे ख्याल में मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि नन्हे मुन्ने किताब को आपने जो है ना उसमें जगह दी। एनीवे, तारुफ ये है कि मेरे ख्याल में अभी से शुरू करते हैं कि हुआ आई एम वेयर आई स्टैंड ना। मैं निकाब डॉक्टर मोहम्मद निकाब खान नाम है मेरा, और मैं एबीटीसी प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ, जो ऑटोमेशन, कंट्रोल और एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जद्दा में, लाहौर और ग्वांगझो में ऑफिस है। अच्छा, बचपन से एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ था, और इट वाज अ वेरी टफ लाइफ। तफसील तो किताब में मिल जाएगी, मगर आई जस्ट गिव यू फ्यू वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव। तो उसमें आई मीन वो कुछ बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा होता था। हमारा ताल्लुक असल में बुनेर के गांव अम्बेला से है। अम्बेला 1863 के वार की वजह से बहुत मशहूर जगह है पूरी दुनिया में। अंग्रेजों को यहाँ के लोगों ने उस जमाने में शिकस्त दी थी, और इत्तेफाक से उसके पूरे 100 साल बाद में पैदा हुआ था। 13 अक्टूबर को उन्होंने यहाँ पे आने हमले का वो किया था 1863 में। 13 अक्टूबर 1963 में मैं पैदा हुआ, थोड़ा लेट उस जंग से। अच्छा, सिर्फ 100 साल लेट। 100 साल लेट, हिस्सा नहीं ले सके। तो उसके बाद ये हुआ कि आई मीन वहां पे जितना हम पढ़ सकते थे मैट्रिक तक मैंने वो किया, फिर कोई पता नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो पहाड़ में काम कर रहे थे, फिर वहां से कराची, कराची से ईरान, ईरान से फिर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से फिर पूरी दुनिया में तकरीबन 66 मुल्कों में गया हूँ मैं, और टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। और आई मीन wherever you see a big project in Saudi Arabia, you can see our name in that project, including Zamzam, including top of the line jobs like North South Railway. जी, कुछ प्रोजेक्ट्स पे तो हम आगे बात करेंगे आपसे। जी बिल्कुल जी। तो दिस इज हु आई एम सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, देखने वालों को मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछले प्रोग्राम पे हमारे पास बड़ा अच्छा फीडबैक आया था, जिसमें से एक तजवीज ये थी कि जी आप जिस किताब का तारुफ करा रहे हैं, जिस मुसन्निफ से हमें मिलवा रहे हैं, तो उनकी किताब से कुछ इक़्तिबासात भी हमें सुनाए जाएं। तो हमने कहा ठीक है जी, बिल्कुल सुनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपकी किताब से मैं जो इंतसाब है वो बेशक बड़ा खूबसूरत इक़्तिबास है आपकी किताब का, और वो मैं अपने सुनने वालों को, जो है देखने वालों को सुनाना चाहूँगा, जो आपने अपनी वालदा मोहतरमा के नाम किया है। और ये मैं अदीब ऑनलाइन की एप्लीकेशन में ही पढ़ूंगा। जी, वालदा साहिबा के नाम, जिन्होंने दिन रात मेहनत मुशक्कत करके और सख्तियां झेलकर हमें पाला, अच्छा बुरा समझाया, हराम हलाल की तमीज सिखाई, अमानत, दयानत और इंसाफ का सबक दिया, मुश्किल वक्तों में सहारा बनी, हौसले का जरिया रही, और आने वाले दिनों की खुशखबरियों की पयाम्बर बनी। अल्लाह उनको खुशियों भरी लंबी उम्र अता फरमाए और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियों से उनकी झोली भर दे। अगरचा मैं उनके सामने ज्यादा नहीं बोलता, मगर वो मुझे जानती हैं कि मैं उनको जानता हूँ। या अल्लाह हमें उनके जरिए मिलने वाली जन्नत का और आपके दर पर आने वाले कबूलियत के शर्फ का मकाम अता फरमा। आमीन आमीन। तो ये डॉक्टर साहब की किताब का इंतसाब था, और सवालात शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बचपन और उसके बाद जब आपने होश संभाला, तो वहाँ का जो शुरुआत हुई, और वो जो एक आपका जो इनिशियल लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट आया, जो एक हादसे का आपने जिक्र किया है, उसके बारे में हमें बताइए। जी, असल में ये हुआ था कि जब मैंने मैट्रिक किया था, तो मैट्रिक में मैं स्कूल में फर्स्ट आया था, और फिर काफी प्लान थे मेरे, मगर ये कि मामला आगे बढ़ा नहीं। वालिद साहब जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे आगे तालीम। तो हम लोग एक पहाड़ का रोड बन रहा था, सुवाड़ी टू मर्दान एक रोड है बम्बेला में ना, तो उस पहाड़ में काम कर रहे थे। उस वक्त जो भी काम होता था कोई मशीनरी वगैरह नहीं थी,
क्योंकि अपने ये गेंट्रियां वगैरह और कुदाल और बेलचों से काम होता था। इन पहाड़ को इंसानी हाथों से खोदा जाता था, तो उसमें मैं काम कर रहा था। और मेरे वालिद साहब इत्तेफाक से जो है ना वहां पे सुपरवाइजर थे। तो एक पत्थर को निकालने के लिए मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, कोई 50, मेरे ख्याल में 50 फुट होगा या कोई 30 फुट होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर काफी ऊंचाई थी। तो वहां पे जब मैं काम कर रहा था तो पीछे से वो पहाड़ का हिस्सा टूट गया और मैं नीचे वो पूरे मलबे के साथ जो है ना रोड पे आ गिरा। तो धूल में जो है ना सब कुछ खत्म हुआ। वो जब मैं धूल जब चटी वहां पे हवा होती है, तो लोगों ने देखा कि मैं एक पत्थर के ऊपर खड़ा था और वो जो बार थी लोहे की वो मेरे हाथ में थी, और जो मैंने पटका सा बांधा हुआ तो वो भी सर पे था, यानी निशान तक नहीं आया था, तराश तक नहीं आई। तो मतलब उस एक वक्त मोजज़ा ही हो गया एक तरह से कहा जाए तो। खड़े खड़े उसी पत्थर के ऊपर ही मैंने ये फैसला किया था कि मुझे, मेरे ख्याल में यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसी, ये मेरा आखिरी दिन था उधर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। यस सर। अच्छा, उसके बाद आप मुख्तलिफ काम करते हुए फिर सक्खर और फिर कराची पहुंचे, जी और जी। उस जमाने में क्रिकेट और फोटोग्राफी का भी आपको शौक रहा था फिर? फोटोग्राफी का तो सिर्फ शौक नहीं था, वो तो बिजनेस भी था। वो लोगों के लिए जो है ना आउटडोर फोटोग्राफी करते थे, उस वक्त ये कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उस इलाके में और जिस तरीके से तस्वीरें मैं बनाता था, उसका रिजल्ट इतना वो फोकस्ड और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता था, क्योंकि उस जमाने में ऐसे कैमरे नहीं थे जैसे आजकल आप मोबाइल किसी तरफ करके बस तस्वीर बना लेते हैं ना। ये एक अच्छा खासा प्रोफेशनल जॉब था। उसमें फोकस और पता नहीं उसके लाइट का स्पीड और फिल्म की स्पीड और पता नहीं क्या क्या ना, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ। मगर ये कि वो सारा कुछ करना पड़ता, उसमें काफी मेहनत लगानी पड़ती थी। बल्कि जो लोग वो फोटो प्रोसेस करते थे वो भी मुझे कहते थे कि तुम इतने सफाई से कैसे खींच लेते हो। तो वो दैट वाज ए प्रोफेशन समहाउ, उससे पैसे भी मिलते थे। और क्रिकेट का जो शौक था, दैट इज राइट, वो तो ऐसा शौक था कि उसमें तो अपना पराया गम, शादी, मौत सब कुछ भूल जाते थे हम लोग। दैट वाज रियल हॉबी। और और उसमें ये तो ये था, हमारी एक खातून रिश्तेदार आई थी, तो वो कह रही थी कि मेरी वालदा को कि आपके सारे बच्चे जो है ना जरा गोरे हैं और ये काला कलोटा है इसमें से। तो मेरी वालदा ने कहा कि असल में ये जो है ना 24 घंटे क्रिकेट खेलते हैं धूप में। तो ये जो फोटोग्राफी का आपका शौक था, ये किस दौर की बात है? I think this was somewhere in 1982, I think also, और उसके बाद 84 85 में भी था, ये 2-3 अच्छा। साल। अच्छा, उसके ईरान बाद जाने से पहले की बात। आपने एक मिल के अंदर ज्वाइनिंग किया था, और उसके बाद आपने एक टेक्निकल कोर्स करके अपनी एक शॉप भी खोली थी। और उसके बाद अचानक से आपको ख्याल आया कि नहीं, ये तो मजा नहीं आ रहा, ईरान जाना चाहिए। तो ये क्या सिलसिला हुआ? मेरे ख्याल में यहाँ पे जो की वर्ड है ना, दैट इज स्टैग्नेंसी। जब वो मामला स्टैग्नेंट हो जाए ना, एक जगह पे आप कंफाइन हो जाए, and all your capabilities and skills cannot be utilized anymore, आपको लगता है कि I can change the world, I can do something, and what should I do? यानी तैरने के लिए आपको थोड़ा बड़ा तालाब चाहिए होता है फिर ना। तो और कोई वजह नहीं थी, बस वही ये फीलिंग थी कि मुझे कुछ कर देना चाहिए अब ना। तो that was the reason I just went into the line of the nose. सही। और ईरान में फिर कितना अरसा आपने गुजारा? मेरे ख्याल में 1 साल था तकरीबन। अच्छा नाज़रीन, वैसे आप ये किताब में पढ़िएगा कि ईरान में डॉक्टर साहब के साथ क्या वाकयात पेश आए, और वहाँ की पुलिस ने इनकी कैसी मेहमान नवाजी की। ये मैं तफसील आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, ताकि कुछ आपका तजस्सुस जो है वो किताब में भी बरकरार रहे। अच्छा, ऐसे उसके ऐसे बाद वो बड़ी दिलचस्प वाकयात हैं और आप उसको छुपा रहे हैं। मेरे ख्याल में फेयर नहीं है, आप अपने नाज़रीन को बता दें तो। बट एनीवे, नो तो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ईरान से फिर आप 1 साल बाद वापस आए, फिर आपने एक और मिल ज्वाइन की, और फिर आपने पेट्रोमैन से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया। और उसके बाद फिर दोबारा आपका जब बाहर जाने का सिलसिला हुआ, तो नाज़रीन आपको याद होगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत मशहूर और ग्रेसफुल अदाकारा नैयर सुल्ताना साहिबा से डॉक्टर साहब की मुलाकात हुई। और वो डॉक्टर साहब किन हालात में हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, असल में ऐसा था कि मरहूमा नैयर सुल्ताना साहिबा का के शौहर के नाम पे एक ट्रैवल और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थी। मुझे एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि ये डिफेंस में किसी जगह पे थी।
दर्पण इंटरनेशनल के नाम से, दर्पण अच्छा, इंटरनेशनल। तो अच्छा, उन्होंने जो है ना एक एडवर्टाइजमेंट दी थी इस पोजीशन के लिए। रियाद में एक कंपनी थी, उनका कोई क्लाइंट था कार्जिस हैमर के नाम से, जो एक जर्मन कंपनी थी, यहाँ पे एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट लगा रही थी कैन मेकिंग का। तो उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे बुला लिया। तो वो वहीं पे मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बातचीत की थी। और जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल माँ की तरह लगती थी वो। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने उनको देखा था। जी और जी ये सर। 90s में जब पीटीवी के अलावा दूसरे टीवी चैनल्स आए थे, तो उस वक्त पुराने अदाकारों से हम जैसे लोग जो उससे बाद के दौर के हैं वो फिर इंट्रोड्यूस हुए थे। और उस जमाने में मुझे याद है कि एक वो हम भूल गए हर बात के नाम से एक चाय का इश्तिहार भी आता था, जिसमें नैयर सुल्ताना जी साहिबा हुआ करती थी। जी जी जी, बिल्कुल। तो अच्छा, उस वक्त जब इस वक्त तक आपकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज थी, वो किस फील्ड में आपने अपनी जो है वो महारत हासिल की थी अभी तक? असल में मैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट था। और जब पेट्रोमैन से मैंने एडवांस ट्रेनिंग की, तो पेट्रोमैन का मैंने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। और उसकी वजह ये माशाल्लाह। थी कि पेट्रोमैन 7 साल से काम कर रही थी। तो अच्छा। बहरहाल ठीक है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरी एक्सपर्टीज थी एंड आई वाज रियली गुड। अच्छा, इस वक्त तक आप इंजीनियर नहीं बने थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन से इंजीनियरिंग तक का सफर है, वो जो तब्दीली के शोले का मैं चाहूंगा कि आप जिक्र करें कि वो तब्दीली शुक्रिया का जी। शोला वो कैसे मतलब भड़का और फिर। वो अल्लामा इकबाल जो है ना फरमाते हैं कि अगर ना, शेर का वो मतलब तो मुझे याद नहीं, मतलब उसका वही है कि अगर किस्मत ने आपको जमीन पे गिरा दिया है, तो आप ये करें कि तूफान से जो है ना दाने की तरह आसा खुद क्रिएट करें, यानी उग जाए, उग के दरख्त बन जाए और दरख्त में से एक चड़ी बना दें। तो ये ऐसा हुआ था कि वहां पे एक श्रीलंकन मैनेजर था, उसने मेरा मजाक उड़ाया था एक दिन ना। कोई गेस्ट मुझे पूछने आया था, तो उसने दूसरे दिन मुझे बताया था कि कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि निकाब खान कोई इंजीनियर है। अब गांव के लोगों को क्या पता है टेक्नीशियन इंजीनियर में क्या फर्क होता है, उन्होंने बता दिया होगा, पूछा होगा। तो बोला कि मैंने उसको कहा कि नहीं, इंजीनियर तो नहीं है, यहाँ पे जो है ना एक टेक्नीशियन है। तो उसने वो थोड़ा सा तंज किया था। तो मैं उसी दिन शाम को रियाद में अमेरिका के सफारतखाने चला गया और वहां उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो भी यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस लर्निंग से इंजीनियरिंग कराती है उनके प्रोस्पेक्ट्स दे दें। तो उनके पास रेडी पड़े हुए थे, उन्होंने बहुत सारे मुझे दे दिए और उनमें से एक मैंने सेलेक्ट की और दाखिले की बात की। पैसे नहीं थे, कंपनी को बताया कि मुझे फीस चाहिए। तनख्वाह मेरी 1700 थी, तकरीबन मेरे ख्याल में 15,000 फीस थी उस वक्त। वो ले ली, कंपनी ने दे दी और मैंने कहा तनख्वाह से 1,000 आप काटा करें और शुरू। तो दैट वाज हाउ आई डिड दैट। अच्छा, उस वक्त डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट इतना था भी नहीं, जहां तक मुझे याद जी, पड़ता है। मगर ये ऑनलाइन कंसेप्ट नहीं था, सारा कुछ मेल से होता था। मेल से जो है ना पोस्ट से सारा कुछ भेजा जाता था, सारी रिसिप्रोकेशन मेल से होती थी। बल्कि कंपनियों के सारे मामला मेल से ही चलते थे। हमें अगर सही अपने सही। सीवी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, वो मेल से ही मंगवाते थे। दो दो हम्म, तीन तीन महीने लगते थे। अच्छा, फिर मक्का मुकर्रमा में पहले प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी कुछ बताएं। मक्का मुकर्रमा में जो पहला प्रोजेक्ट आपने किया था। कि असल में ये एक बिल्डिंग कम्प्लेक्स था जो अभी आजकल हिल्टन टावर्स के नाम से है। ये साउथ में है, हरम के साउथ में। ये बिल्डिंग जो थी, इसकी ये कैपेसिटी वाइज ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी इस एरिया में। बल्कि सीमेंस के सिस्टम्स के हिसाब से ये दुनिया में सबसे बड़ी थी। इसमें तकरीबन 500 पीएलसीज लगे हुए थे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें 500 पीएलसीज लगे हुए थे। बल्कि अभी ये जो नया बना हुआ इसमें भी नहीं है। तो वो उस वक्त कैपेबिलिटीज मुसलमानों की हर फील्ड में थी, मगर ये जो ऑटोमेशन का फील्ड था इसमें कोई कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। तो लोग ये प्लान कर रहे थे कि कुछ जर्मन्स को ले आएंगे, या तो उनको मुसलमान कर देंगे या फिर उनको जद्दा में रख के टेलीफोन लाइंस के जरिए कनेक्शन करा के ये काम कराएंगे and so on। तो उन्होंने मुझे जो हायर किया था वो इस पर्पस के लिए किया था कि शायद इस झंझट से बच सके ना। तो वो मैंने जब उन्होंने हमें ट्रेनिंग वगैरह दी जर्मनी में और एक टीम हमने तैयार की, तो उनको मैंने फिर बता दिया कि किसी जर्मन को मुसलमान करने की भी जरूरत नहीं है और फिर यहाँ पे उनको रखने की भी जरूरत नहीं है।
हम लोग कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे साथी थे, उन्होंने भी काफी भागदौड़ की उसके अंदर, बट आई वाज लीडिंग दैट एंड वी वर सक्सेसफुल विदाउट ब्रिंगिंग एनीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड। सही सही। अच्छा, उस जमाने में आपने एक एग्जीबिशन का लिखा है कि जहाँ पे आपके पास सीमेंस के बड़े सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स थे और दूसरी तरफ एक छोटा सा स्टॉल था जिसपे माइक्रोसॉफ्ट की MS DOS जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो रही थी, वहां पे कोई बंदा भी नहीं था। अच्छा, यानी टेबल के ऊपर बिस्किट्स पड़ी हुई थी, कोई बंदा भी नहीं था शर्म के मारे, क्योंकि उसने क्या बेचना था, डास तो सबके पास था, सब कॉपी करते थे। यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि हम कभी कभी जो है ना मिस जज कर लेते हैं। हमारे सीईओ मेरे साथ थे उस वक्त, 2-3, एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी था, 1-2 लोग और भी थे। वो जो मिस्टर कोख नाम था उस सीईओ का, सीमेंस के जो सीईओ मिस्टर कोख नाम था उसका। तो हम लोग 4-5 लोग उधर से गुजर रहे थे, तो सबने एक साथ ये कहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या बेच रहे हैं यहाँ पे। ये इट वाज समथिंग कि जैसे लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं ना, और किसी को पता नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना आइंदा चंद सालों में फिर दुनिया चलानी है। तो दिस वाज, और सीमेंस के पास हमारे बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। हमारे HMIs के बारे में माइक्रोसॉफ्ट सोच भी नहीं सकता था उन दिनों। अभी सीमेंस के जो सिस्टम है वो उसका बुनियादी प्लेटफॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज बनाते। सही बात है। मतलब दैट वाज द स्टार्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत वहां से हो रही थी। बिल्कुल एक नए दौर में दाखिल हो रहे थे। अच्छा, सऊदी अरब में आपका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट भी हुआ था, फिर उसकी तफसीलात भी मैं यहाँ पे, जो ही तजस्सुस वाली बात है कि वो यहाँ छोड़ दूंगा मैं ताकि ये कि लोग किताब में पढ़े। आप 160 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे और फिर क्या हुआ था, ये फिर जो है ये किताब में हम नाजरीन को कहेंगे कि वो जाके पढ़ें। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तरफ आप जो है एक मतलब पसमानदा इलाके से आपने शुरू किया सफर, और फिर आप टेक्निकली अपग्रेड होते होते और फिर एक वक्त आया कि आप सीमेंस के साथ दुनिया भर में मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, कोर्सेज होते थे, और फिर आप छुट्टी आते थे। तो आप जब आते थे तो आपको फिर एक वही मतलब एक माहौल मिलता था कि जहाँ शायद आपकी टेक्निकल लैंग्वेज या आपके मतलब उस क्या कहना चाहिए कि अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करने वाला कोई ना हो। तो वो एक कंट्रास्ट आपको फिर उसको कैसे आपको लगता था, कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी फ्रैंक, वो बहुत ही अजीब किस्म का वो वक्त था। उसमें जैसे मैंने शायद जिक्र भी किया किताब में कि एक तरफ तो हम टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ बातचीत करते थे, मसाइल का हल निकालते थे, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, ये वो। और कराची में जब मैं जाता था, कराची में रहते थे उन दिनों, तो मेरे वालिद साहब को मैं समझा नहीं सकता था कि मैं क्या काम करता हूँ खुद। तो वो एक दिन किसी गेस्ट ने उससे पूछा कि बेटे क्या काम करते हैं, वो कहते मैंने कई दफा पूछा, मुझे नहीं पता कि क्या काम करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि वो घर में तो जाहिर है आप वालदा के सामने तो इंजीनियर नहीं हो सकते, न कोई स्पेशल शख्स हो सकते। एक दफा एक पड़ोसी का रेडियो मैंने खोल लिया था, तो मेरी उसी दौरान में ना, तो मेरी वालदा जो है ना इधर उधर जा रही थी, कहती या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। तो फिर उसके बाद जब मैंने बंद कर दिया तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वालदा से पूछा कि क्या हुआ, वो कह रही थी कि मैं तो सोच रही थी कि रेडियो गया पड़ोसी का ना, यानी मेरे ऊपर सही। वैसे आपका मुझे बचपन वाला भी एक वाकया याद आ गया जिसमें आपने लिखा है कि वो वालिद साहब गालिबन कहते थे कि मैं ये रेडियो तोड़ दूंगा, और आप कहते थे ये किसी तरीके से टूटे तो अंदर इसके जो कलरफुल आईसीज होती हैं वो मुझे मिले। तो मुझे अभी स्ट्राइक कर गया, वो भी बताइएगा। वो मेरे दिल में अब भी खटक रहा है कि उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा, कि वो डब्बे मुझे मिल जाते। तो वो इस तरफ लगता है कि बचपन ही से आपका रुझान जो है वो इस फील्ड की तरफ था, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसमें डब्बे जो बने हुए थे ना, वो रिजेंबल करते थे हमारे पास चाय की पत्ती रखने का एक डब्बा था उसकी तरह, तो इसी वजह से। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आज जिक्र किया कि आप की किताब में भी लिखा है, और जिन लोगों ने आपकी किताब रिव्यूज दिए उन्होंने भी लिखा है कि आप एक सच्चे आशिक इकबाल हैं। आपकी किताब का अपना नाम सरे आदम ज़मीर कुन फ़काए ज़िंदगी जो मिसरा है अल्लामा इकबाल का, उससे लिया गया है। आपके मुख्तलिफ अशार भी अल्लामा इकबाल के आपकी किताब में जा बजा नजर आते हैं। तो वो अल्लामा इकबाल से आपकी
शनासाई कैसे हुई और फिर ये किस तरीके से बात आगे बढ़ी? असल में जब सपरूना गांव में मेरे वालिद साहब जब हम लोग होते थे वहां पे देख तो रेडियो पे जो है ना ये एक अल्लामा इकबाल का पता नहीं नज़म है गजल है, ये चीज के बारे में मैं जानता नहीं हूँ कि कौन सी चीज को गजल बोलते हैं, किसको नज़म बोलते हैं। बहरहाल मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, कोलांग जमी देख, फजा देख, तो ये फलक गाना देख हम फजा लोग सुनते थे, देख। गाना सा लगता था। फिर ये कि मेरे वालिद साहब मुख्तलिफ औकात में किसी न किसी मौके पे कोई न कोई शेर कहते थे। जैसे वो कहते थे लोगों को उस पे रागिब करने के लिए मेहनत पे और काम पे, वो कहते थे कि ये खाकी अपनी क्या कहते हैं उसमें सूरज नूरी है में न न नारी है, नूरी है न नारी है। अपनी जी जी। फितरत में न नूरी है न नारी है। तो और फिर ये कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये ज्यादातर वो बताते थे। तो वहां से एक जहन में जो है ना ये बात आती थी। फिर उसके बाद काफी मुझे मौका मिला बहुत सारे लोगों से मिलने का जो इकबाल पढ़ते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे। फिर कुछ लोग जो है ना तरन्नुम में पढ़ते थे, मैं उनकी कैसेट भर के फिर गाड़ी में सुनता था मुस्तकिल जब मैं कहीं ड्राइव करता था। तो ये एक वो बना था। फिर ये कि जर्मनी जब मैं गया तकरीबन 9 साल आने ना वहां पे रहा हूँ मैं जर्मनी में। तो हाइडलबर्ग में वहीं पे जहाँ पे इकबाल बैठा करते थे हम लोग जाते थे। तो मेरे एक साथी एक दफा कह रहे थे कि ये देखे कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ तो अगर किसी गधे को भी आप ले आए तो शेर कहने लग जाएगा। तो मैं उसको कहता था कि बात सुने, इतने अरसे से मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं मगर शेर नहीं बोल सके। सही। तो इकबाल के साथ जो है ना असल में इकबाल को सही समझने के लिए आपको कुरान समझना चाहिए। जब आप कुरान समझ लेते तो इकबाल को समझ लेते, क्योंकि ये कोई अलग चीज नहीं है। इकबाल ने जो बात की असल में अल्लाह का पैगाम ही दिया। जी सर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं एम्फेसाइज करूंगा देखने वालों को भी कि हमने जब कराची कुतुब मेले में पार्टिसिपेट किया था 2019 दिसंबर की बात है, तो हमने एक सर्वे फॉर्म जो भी हमारे स्टॉल पे लोग आते थे उस वक्त हमारी ऐप चूंकि लॉन्च नहीं हुई थी, सिर्फ हम उसका एक डेमो लोगों को दिखाते थे और हम लोगों को सिर्फ बताते थे कि हमारी ऐप है, हम उर्दू किताबों पर काम कर रहे हैं और अगर आप हमारा सर्वे फॉर्म भरें और आप बताएं कि आपके जो पसंदीदा लिखने वाले हैं वो कौन से हैं, तो बड़ी एक मतलब हैरत और खुशी की बात यह है कि उस सर्वे में जितने लोगों ने फॉर्म भरे उसमें सबसे टॉप पर जिस लिखने वाले को उन्होंने कहा वो अल्लामा इकबाल थे। जी जी और एक एक कॉन्सेप्ट, बल्कि मिसकॉन्सेप्शन में इसको कहूंगा कि जो मतलब हम समझते हैं कि जी अल्लामा इकबाल को इतना नहीं पढ़ा जाता, मेरे ख्याल से अभी भी जो है अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करने वाले और उनके कलाम पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा जी लोग जी बिल्कुल। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। कामयाबी को सफर जारी है, इंजीनियरिंग भी हो गई है और एक बड़ा क्रूशल प्रोजेक्ट आ गया है जिसमें बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं और बात कुछ बन नहीं रही है। और बात यहाँ तक पहुंची है कि जो उस प्रोजेक्ट का मेन कॉन्ट्रैक्टर है जो कि सऊदी बिन लादेन ग्रुप है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस मिल गया। अच्छा, उसके बाद क्या हालात होते हैं, तो ये इस पे थोड़ा सा आप तफसील से बताइएगा, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हैं और जो स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से काम करते हैं या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए ये चीज काफी मतलब सीखने के लिए इसमें काफी कुछ है। जी असल में ऐसा हुआ था कि ये जो क्लॉक टावर है ना मक्का में हरम के सामने बुर्ज साज जिसको बोलते हैं या क्लॉक टावर, सबसे बड़ी बिल्डिंग कम्प्लेक्स जो है जिसमें घड़ी लगी हुई है, इसके जी जी। ऑटोमेशन का जब हमें मिला था, पावर ऑटोमेशन का 13.8 केवी स्विच गियर और इससे एसोसिएटेड पावर सप्लाई जनरेशन और स्कीको की सप्लाई पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स वगैरह, इसकी ऑटोमेशन, इसकी खुदकारी का जो सिस्टम था वो हमने दिया था। हमने बड़ी खुशी से ये सिस्टम उनके के साथ जो है ना एग्री किया था कि चूंकि मक्का में है और फिर ऐसी जगह है जहाँ पे हमें आने जाने का भी मौका मिलेगा, तो अगर ये डिले भी होता है तो हम बाय द वे कोई ज्यादा कंट्रेक्चुअल उसमें नहीं चाहते थे। ये नहीं, जैसे भी चल रहा होता उनकी मर्जी से। सिस्टम तो हमने डिलीवर कर दिया था मगर ये कि वो इंस्टॉल नहीं कर पाए थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे होती जाती है तो लोग तो फिर रेडी होते हैं, सबसे आखिरी सिस्टम तकरीबन हमारा होता है। तो सही। वो कुछ सालों तक
कुछ स्ट्रगल करते रहे हमारे लोग, हमारे कुछ 15-20 इंजीनियर्स थे जो आते जाते थे, बातचीत करते थे और आर्गुमेंट्स होती थी और मामला खत्म नहीं होता था। तो बात वहीं पे पहुंच गई कि बिन लादेन को एक मौके पे नोटिस मिल गया कि ये जो आपने होटल्स और फैसिलिटीज जो है ना वो की, एक कुपाई की है और यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर दिफा अल मदनी का सर्टिफिकेशन नहीं होगा जो कि इस स्काडा सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, तो यू हैव टू इवैक्यूएट एवरीबॉडी एंड यू कैन नॉट यूज दिस। तो उनका जो बिजनेस का लॉस था उस वक्त उनके अंदाजे के मुताबिक 50 मिलियन सऊदी रियाल्स पर मंथ। तो वो जो सबसे बड़े बंदे थे उन दिनों, मिस्टर अफाना नाम था उनका, उन्होंने मुझे बुलाया। ये 50 मिलियन सऊदी रियाल पर मंथ लॉस होना था। यस दैट्स राइट। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो पहले से 2 लोग मौजूद थे जो हमारे कंट्रैक्टर थे, जिन्होंने हमें बिजनेस सब कंट्रैक्ट किया था, वो खुद स्विच गियर के सप्लायर थे। तो मैं जब कमरे में गया तो सलाम किया, वो उन पे बरस रहे थे ना, उन 2 लोगों पे। तो मैंने अपना बिजनेस कार्ड दिया, उसने देखा भी नहीं, एक साइड पे रख लिया और मैं बैठा हुआ था। तो वो कहता है कि मैं 10 मिलियन सऊदी रियाल खर्च करने की तैयार हूँ, आप ये किसी भी तरह कर दें। और जब उसने ये बात की तो मैंने उसकी तरफ मुंह फेर के कहा है कि मिस्टर अफाना, यू डोंट हैव टू स्पेंड 1 रियाल, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू डू दैट। वो मेरी तरफ ऐसे कहते हैं कि आप कौन है? तो फिर कहा कि अच्छा आप डॉक्टर निकाह खान है? मैंने कहा हाँ। मुझे देख के उसने जज किया कि ये बंदा सच बोल रहा है, कैपेबल भी है या नहीं। ये नहीं, एक चंद सेकंड में उसने फैसला कर लिया। उसने कहा मुझसे आपको क्या चाहिए? मैंने कहा आपसे आपका मोबाइल नंबर चाहिए सिर्फ, और ये लोग तो यहाँ पे मौजूद है, ये स्विच गियर के सप्लायर्स हैं, केबल्स आपके लोगों ने ले किए, बिन लादेन वालों ने, उनको कॉल कर दें कि मेरे साथ कोऑपरेट करें, और मैं मक्का जा रहा हूँ अभी, और मैं वहां से तब निकलूंगा जब आपको दिफा अल मदनी का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसने फौरन कॉल की, एक 5 स्टार होटल है उसी कम्प्लेक्स में, उनको कहा कि इनके लिए एक स्वीट आप बुक कर ले फौरन, और आप जो भी कॉपरेशन है वो करें। और फिर जो जितने बड़े थे उस वक्त, बिन लादेन के जितने बड़े थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव सारे उस वक्त मौजूद थे। जब मैं पहुंचा तो सारे इंतजार कर रहे थे। मैंने एक सिंपल सी बात की सबके साथ, वसाइल का मुझे पता था कि क्या मसला। मैंने सबको बुलाया, कुर्सियां करीब करके बैठ गए। मैंने कहा देखें, आपके पास एक वीक है, हमारे सबके साथ पास था, या तो जो आप कई साल तक एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ब्लेम गेम कर रहे थे, तो इसमें जारी रखें, ये हफ्ता गुजर जाए, एवरीबॉडी शुड बी आउट फ्रॉम हियर। आप लोगों के लिए किसी के लिए भी कोई चांस नहीं है। या फिर सच बोलना शुरू करें, कलेक्टिवली सारे मामला को देखें, जो चीज जिस जगह भी खराब है सारी टीम्स उसको सही करने की कोशिश करें कोऑपरेटिव मोड में, और 1 बाय 1 हम मसाइल को हल कर देंगे। सबने एग्री किया। फिर मैंने ये कहा कि देखें, ठीक है, अफाना साहब ने मुझे जो है ना वो एक अथॉरिटी दी है, मगर मैं ये नहीं करूंगा, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, वही सारी चीजों को गाइड करेगा, मैं बैठा रहूंगा और देखूंगा। तो उस तरीके से उनकी भी जरा वो रही, और हमने वो मामला उस तरीके से बहुत कोऑपरेशन के साथ, सारे लोग जो है ना एकदम कोऑपरेटिव मोड में आ गए। रात को हमने वो सारे मामला आइडेंटिफाई किए कि क्या क्या खराबी है ना। ये पहले स्विच गियर से हमने चेक करना शुरू किया, पता चला कि क्या खराबी है। मैं तफसील नहीं बताऊंगा तो बहुत आम प्रोजेक्ट है वो। तो उसके हल ढूंढने की बात की, फिर मामला आगे बढ़े, और इस तरीके से 1 बाय 1 जब 6 दिन हो गए तो वी हैड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दिफा अल मदनी कि बेहतरीन तरीके से ये सिस्टम फंक्शन कर रहा है। हमने पूरी टेस्टिंग करा दी कंप्लीट 100%। उस दौरान में मैं इतना चलाऊं कि मेरे ख्याल में कोई 3-4 घंटे हम लोग सोते थे, और एक दफा तो 38 फ्लोर से मुझे सीढ़ियों पे उतर के आना पड़ा था, कि लोगों ने मुझे कॉल की कि आप आ जाए, और मैं सो रहा था, तो उन्होंने बिजली बंद कर दी क्योंकि आगे उन्होंने काम करना था। तो बहरहाल ये एक ऐसा वो था कि जिसमें हमने रियली यानी वो काम शुरू किया है, और वो लोग फिर हैरान थे। उस बंदे ने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि मुझे तो यकीन था, और फिर भी बता देना कि क्या था और कैसे किया था। तो फिर उनको एक बिल्कुल सीधी रिपोर्ट दी, और उनको ये भी समझा दिया कि आइंदा ऐसी चीजों को कैसे अवॉइड कर सकते। जी सही सही। क्योंकि ये चीज बड़े प्रोजेक्ट में अक्सर होती है, जो आपने कहा ना, ब्लेम गेम होता है, और कोई मतलब वही बात है कि आपके जो फेलियर्स हैं उनको आप प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करें और फिर कोलैबोरेटिव वे में आगे बढ़ें, तभी आप जो है मसले का हल निकाल सकते हैं।
असल मसला ये होता है कि इस किस्म का कोई बंदा जो बुरा बनने के लिए तैयार हो ना, ये नहीं मिलता। हर एक बंदा चाहता है कि मैं अगर कोई सीधी बात करूंगा सामने वाला नाराज हो जाएगा, और नाराजगी उसको मार देता है, यानी नाराजगी से बचाने के लिए उसको मरवा देता है, मगर कोई सच्ची बात नहीं करता। ये दुश्मनी होती है लोगों की। सही सही। अच्छा, एक एक सवाल यहाँ पे मेरे पास और है, जो मैंने शुरू में आपकी स्ट्रगल में जब देखा कि आप जब क्रिकेट खेल रहे होते थे तो आपकी नजर जो है वो मिल की चिमनी के ऊपर होती थी, और आप धुएं से आपको अंदाजा हो जाता था कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप भाग के जाके उसको ठीक करते थे। तो ये एक डेडिकेशन टुवर्ड्स योर जॉब है या डेडिकेशन टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर है? क्योंकि एक फेमस सेइंग है जिसमें कहते हैं कि आपको अपनी काम से तो मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन अपनी कंपनी से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कंपनी कब आपसे मोहब्बत करना बंद कर दे। तो इसके ये बारे में तो आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का माहौल जिस तरह मैंने देखा है, और बाय द वे अब भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया उसमें। काम करने वाले को चमचा कहते हैं, और फिर थोड़ा सा और खुशी में जो है ना, और बाद में आके कफगीर भी कह देते हैं, वो देग वाला चमचा बड़ा ना। और साथ में उससे नफरत करते हैं, जो काम करता है उससे नफरत करते हैं, और उसको बाकायदा तड़िया देते हैं, बताते हैं कि अगर तुमने कोई काम करने की कोशिश की तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी जाती वो ये है ड्यूटी। जिस तरह अल्लाह ने फर्ज नमाज आपके ऊपर ड्यूटी के तौर पे रखी है, अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो आपने फर्ज समझ के करना है। उस बेचारे ने आपके ऊपर भरोसा किया है, वो आगा खानी के फायदा हुए, ये जो ग्लास फैक्ट्री के मालिक थे, सदरुद्दीन आगा खान नाम था उसका। अच्छा मगर अच्छा। उसने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपको चाबियां दी, आपको वो कुछ काबिल बिल्कुल समझा है। आप ये बिल्कुल। सोचते हैं कि चले कुछ भी हो जाए इसके साथ ना। मेरे ख्याल में ये डिसऑनेस्टी जो है ना, इसी की वजह से तो हमारी तरक्की रुकी हुई है। सही। हम ये सोचते हैं कि हाँ। ऐसा नहीं, कहीं उसका फायदा हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के काम करेंगे तो ऐसी कोई दुश्वारी नहीं होगी। नहीं, मोहब्बत मेरे ख्याल से अपनी ये नीति से करनी चाहिए, दरख्त से भी करनी ये चाहिए, हिंदू से भी करनी चाहिए, और उनके ये वेलफेयर बहुत और उनका ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत एक अहम बात आपने की है कि एज लॉन्ग एज आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ उस काम को करें। ठीक है, आपके लिए दुनिया खुली है, आप नई अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, आप देखें, आप जाएं, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर ऑन वन जॉब, यू हैव टू डू इट विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। मतलब जितनी आप बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं, आपने अपना 100%, बल्कि 101% उसको देना है। और ये सर, चीज मेरे ख्याल से हमारी प्रोफेशनल फील्ड में जो लोग हैं, अगर उनको ये चीज मतलब इस चीज का एहसास हो जाए, तो मेरे ख्याल से फिर तो वही बात है ना कि स्काई इज द लिमिट जो कहा जाता है। जी जी। अच्छा, अब अहम सवाल, यहाँ तक तो आपकी चल रही थी एक तरह से बीइंग एन एम्प्लॉय, मतलब आप मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपने सोचा कि नहीं भाई, अपनी कंपनी बनानी चाहिए। तो ये ख्याल, इसका क्या क्या वजह बनी इस ख्याल असल में की? 9/11 का जो वाकया था ना, उस वक्त में एक रियाद में मिनहल हॉलीडे इन में था, हमारी मीटिंग थी बेल्जियम के कुछ लोगों के साथ। तो वो ब्रेक में मैं कमरे में था अपने रूम में, और ये सारा कुछ मैंने लाइव देखा ना। तो जी जी। उसके बाद जो इवेंट्स आ रहे थे, अक्सर एक अजीब सा सीन होता था। किसी टीवी पे जो है ना, एक अमेरिकन बंदे को बुलाया गया है, और हमारी कोई खातून वजीर भी है, और साथ में कुछ तालिब इल्म भी है, और वो साहब तकरीर कर रहे हैं और जड़कियां दे रहे हैं और वो दे रहे हैं ना। तो उसमें एक कराची में एक कोई इस तरह की डिस्कशन हो रही थी, और एक यंग खातून जो है ना, वो बड़ी आर्टिकुलेट खातून थी, आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम था उनका, मगर उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की, और उसको उस बंदे ने जो है ना बहुत ये बुरे तरीके से बातचीत में दबा के खामोश करा दिया, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि पूरी दुनिया जो है ना उनके अंडर में है। तो वहां से अच्छा, उसमें क्या उसने उसको कहा है कि आप अपने लीडरशिप से पूछिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, आप लोग किस काबिल हैं, आपको के लिए क्या किया है। तो दैट थिंग रियली मेड मी सिक। मैंने फैसला किया कि अब मैंने जो भी है, जितना भी है, वो मैंने कर देना है। तो यहाँ से मैंने ये फैसला कर लिया था, और अपनी कंपनी का वो शुरू किया। बल्कि ऑफिशियली एक लेटर मैंने भेजा सीमेंस को। एक प्रोसीजर होता है हमारा, अगर आप कोई काम करना शुरू कर रहे हैं कहीं पे भी, तो उसकी आपको इजाजत लेनी पड़ती है। तो वो मैंने बाकायदा लेटर लिखा है इनको कि मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ, और फाइनेंस करूंगा, और बाकी मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होगी।
तो वो उन्होंने एग्री किया था और मैंने शुरू कर दिया था, और उसके बाद मैंने रिजाइन भी कर दिया कोई तकरीबन 8 महीने बाद। जी जी। तो कितना अरसा हो गया आपको अपनी कंपनी शुरू किए हुए? अभी मेरे ख्याल में 20 साल हो गए। माशाल्लाह, जबरदस्त, सही। अच्छा, हमारे पास कुछ सवालात आ रहे हैं, लेकिन वो मैंने आखिर के जो 10-15 मिनट है उसके लिए मैंने रखे हुए वो सवालात, तो वो मैं आपसे पूछूंगा सवाल। कुछ सवाल अभी यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से आपकी अपनी कंपनी शुरू हो गई। अच्छा, काफी खतरनाक इवेंट्स भी आपके साथ हुए से, एक तो वो ईरान वाला तो मैंने अभी थोड़ा सा टच करके लोगों को बता दिया है। इसके अलावा आपका कार एक्सीडेंट हुआ, उसका भी मैंने जिक्र किया। एक दफा आपकी हादसाती तौर पर पिस्तौल चल गई थी, उसकी गोली भी आपको लगी। और लेकिन मतलब जो किताब पढ़ने से ऐसा लगता है कि मतलब एनी प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम, आप बड़े लाइट इन चीजों को लेते थे, उसकी क्या मतलब रीजन है? असल में दो चीजें हैं दुनिया में। मसाइल की सबसे सबसे बड़ी वजह खौफ है। सही। सही है ना? खौफ, जाप जाने का खौफ, किसी की झड़की का खौफ, किसी करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस का खौफ। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको कमजोर बना देती। अ, मैं खुद इन चीजों को जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट देखता हूँ। जो चीज आपको मार नहीं सकती वो आपको मजबूत कर लेती। सही। तो यहाँ पे जो कुछ हो जाता है, यू कैन डू नथिंग इन दैट। आपको असल में उस वक्त में हौसला चाहिए, आपको सोच समझ की सलाहियत चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए कि आप उस मामले को हैंडल कर सके। और बाय द वे, अल्लाह ने ये सलाहियत जिस्म में रखी है, अगर हम अपनी खुद के विल से उसको सप्रेस कर देते हैं। वरना जब कोई जख्मी होता है, उसके अंदर इस तरह के हार्मोन्स जो है ना वो होते हैं कि वो स्ट्रेंथ पाता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो सरवाइव कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप जरा थोड़ा सा ठंडे उसके साथ मैनेज कर ले तो कोई दुश्वारी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको गोली लगी तो आपको मर जाना चाहिए, तो आप मर भी जाएंगे। डॉक्टर ने बाय द वे मुझे बताया था, वो कह रहे थे कि मुझे हैरत हो रही है कि मैंने पहला बंदा ऐसा देखा है कि उसको गोली लगी है और वो फोन पे हंस के बात कर रहा है, और तकरीबन 2.5 लीटर खून मेरा जाया हुआ था। तो इत्तेफाक की बात है, बस जरा तबीयत ऐसी है चीजों को नॉर्मल लेते। नहीं, ये नुकता काफी अहम है कि वही बात के हादसे से ज्यादा हादसे का जो खौफ है वो आपको जो है ना ज्यादा वीक करता है। अगर आप उस खौफ पे काबू पा लें और उस इवेंट के दौरान आप अपने हवास को मुज्तमा रखें तो वो चीज आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। सही। अच्छा, एक एक चीज आपने और इसमें मेंशन की है, वो है सेल्फ डिफेंस। आपने लिखा है कि सेल्फ डिफेंस के हवाले से मैं हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहा हूँ और कुछ ना कुछ मेरे पास मौजूद होता है, जबकि हम में से अक्सर लोग इस चीज को इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। खास तौर पे जैसे अब आप बाहर हैं तो वहां भी आपने कहा कि मैं कोई डंडा या कोई ऐसी चीज अपने पास रखता हूँ कि वो मेरी दस्तरस में हो और अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपना डिफेंस कर सकूं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसकी इसकी लॉजिक ये है कि इंसान है प्रोटेक्टिव ना बाय बाय डिफॉल्ट। जैसे हमें स्ट्रेंथ बेसिक उस पे नाखून, मसल्स, मुक्के, लात ये सब दी गई है ना, अपने डिफेंस के लिए दिया गया है सारा कुछ। दूसरी बात ये, जैसे अल्लाह इकबाल फरमाते हैं ना कि हे मौत के काजी का ना तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफरजा। बिल्कुल सही। आपके ऊपर लोग अटैक क्यों करते हैं? तो वो जानते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है। ये मैंने खुद से सीखा है कि अगर मुझे शक भी हो ना कि इस गाड़ी वाले के पास गन है कोई, मैं उसके करीब से भी नहीं गुजरता। तो मैं इसी तरीके से देखता हूं कि जब आप ये डिस्प्ले कर लेते कि आप स्ट्रांग हैं, आप किसी को लताड़ सकते हैं, मार सकते हैं, तो नहीं आएगा कोई करीब। और मेरे ख्याल में इसके लिए रेडी भी होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह होता है कि आपकी जान को खतरा होता है, किसी मासूम जान को खतरा होता है, तो आपको अपने ताकत का, अपने असलहे का, अपने विजडम का भरपूर इस्तेमाल करके उसका खला खमा करना चाहिए। और मैं बाय द वे बिल्कुल इससे नहीं खतराता, कभी हुआ नहीं है, कभी हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसा हो। मगर खुदा न करे अगर मैं मौका आ गया तो मैं बिल्कुल दरिया नहीं करूंगा। और आपने कराटे की क्लासेस भी ली हुई है, ऐसा ही है? जी, और अभी आजकल भी बॉक्सिंग शॉक्सिंग करता हूँ, कभी कभी ये थोड़े से हाथों को। अच्छा।
तो ये भी एक अच्छा सीखने के लिए नुक्ता है हम सबके लिए कि सेल्फ डिफेंस के हवाले से हमें रेडी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना जो है हिसाब किताब तैयार रखना चाहिए। हाँ। सही। अच्छा, इसमें मैं देखने वालों को ये भी बता दूं कि इस किताब में डॉक्टर साहब ने अपनी सारी क्वालिफिकेशन और स्किल्स और अपनी जितनी भी हिजरतें रही हैं उसके हवाले से भी पूरी समरी इन्होंने लिखी है। तो वो भी बड़ी दिलचस्पी का बाइस बनेगी अगर आप लोग वो पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस किताब में डॉक्टर साहब आपने मशवरे भी बड़े खुलकर दिए। तो मशवरों के इसमें जो है ना 4 से 5 मेरे ख्याल से चैप्टर है उसमें। मेरे ख्याल से एक, अच्छा मैं अपने इसके ऊपर इक्तिबास हम इसका पढ़ेंगे एक पाकिस्तानी कौम को जो आपने मशवरे दिए, क्योंकि मेरे ख्याल से एक होता है ना कि हम कहते हैं कि यार मशवरे देना सबसे आसान काम है, लेकिन ये मशवरे एक ऐसे शख्स ने दिए जो कि मतलब एक अमली जद्दोजहद से गुजरा है और वो खुद इन मशवरों पे अमल करता है। तो वो मैं चाहूंगा पढ़ के सुनाऊंगा अपने हाजरीन को। उससे पहले मैं कुछ सवालात यहाँ पर लेना चाहूंगा। एक सवाल मोहम्मद तौसीफ रहमत साहब का है। वो कहते हैं, क्या नकाब खान साहब को ऐसा लगता है कि अल्लाह करीम ने अम्बेला से जर्मनी और पहाड़ तोड़ने से जदीद टेक्नोलॉजी तक का सफर दरअसल मक्का प्रोजेक्ट के लिए ही करवाया था? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, ये मुमकिन है, मगर ये कि इसके अलावा भी अल्लाह की तो अपनी हिकमत है। मैं खुद वहां से जब निकला था तो मेरे जहन में यही था कि मैं ड्राइवर बनूंगा कराची में। आई डिडंट हैव एनीथिंग इन माइंड कि नहीं, इतना सा सोच सकता था। बाकी अल्लाह के काम है। सही। जैसे जैसे सफर बढ़ता गया तो आपकी सोच भी फिर आगे की आगे निकलती चलेगी फिर उसी तरह आगे से। का हमने नहीं देखा ना, आगे भी तो कुछ हो सकता है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल है मोहम्मद शकील साहब का कि जो लोग कहते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं, इसका क्या मतलब होता है? अब ये जरा सा आप समझाएं। बाय द वे, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि हम सेल्फ मेड, ये तो बाकी लोग कह रहे हैं। मैं तो अल्लाह के सही, फजल से बना हूँ, अल्लाह के रहमत सही, से बना हूँ सही। और अल्लाह बिल्कुल के वो मेहरबानी से वो बना हूँ। मैं खुद कभी भी नहीं बिल्कुल बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा एक अहम और अच्छा सवाल भी अच्छा था और इसका जवाब भी आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक दिया कि मतलब मेहनत और जद्दोजहद अपनी जगह, लेकिन वो जो एक फैक्टर है ना वो उसको तो आप जाहिर है बिल्कुल भी उसके वो बगैर नहीं तो कर आप कुछ सकते, भी डिनाई नहीं है। नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लिखने की तरफ आपका जहन कब, क्यों कर, कैसे माइल हुआ? असल में ऐसा था कि हमने गांव में ना कुछ रेस्ट हाउसेस बनाए, 2 रेस्ट हाउसेस बनाए। एक मेरे ख्याल में कोई 80 कनाल का है, दूसरा 144 कनाल का। तो अच्छा। उसमें काफी जंगल वगैरह बन गए, बहुत ही बेहतरीन जगह बनी। तो हमारे एक डीसी साहब आए हुए थे, मोहम्मद खालिद नाम है उनका, आजकल औरंगजई में। तो वो दौरा कर रहे थे, देख रहे थे, वो अप्रिशिएट भी किया उन्होंने काफी। उनके साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो वो असिस्टेंट कमिश्नर ने एक और साथी को बताया, नवीदुल्लाह शाह नाम है, वो भी औरंगजई में शायद अभी एसी है। तो उन्होंने कि एक साथी को बताया कि ये जो डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, जो ये इन्होंने किया है, उसने इसको चाहिए कि ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये बताएं कि एक अंदाजा हो जाए कि यहाँ के लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस किस उससे गुजरे, क्या क्या काम किए। तो वो साथी ने जब मुझे बता दिया, मेरे जहन में आया कि चलो कभी मौका मिलता है तो मेरे ख्याल में कुछ लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे ये कोरोना का मामला हुआ तो हम लोग कंफाइन हो गए जद्दा में, और कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं। अच्छा, मेरी टाइपिंग भी बहुत बुरी है। मैं पीसी पे तो 2 उंगलियों से, और उसमें भी मुझे शक होता है किसी ने मेरा वाही छुड़ा लिया ना। और एंड्रॉइड फोन पे सिर्फ 1 उंगली से। तो ये सारी अच्छा। किताब मैंने 1 उंगली से लिखी है, इसी उंगली अच्छा। से। और उसमें वो आई मीन इंस्पायरेशन जो है ना वहां से आई है, नवीदुल्लाह शाह साहब से। अच्छा। जी नहीं, जी। वैसे ये मैं तो यही कहता हूँ कि हर इंसान खास तौर पे मतलब इतने नशेब फराज से जब आप गुजरते हैं और लाइफ में आप एक सर्टेन स्टेज पे जब पहुंच जाते हैं तो एक तरह से मतलब आपकी जितनी भी लर्निंग है ना, यू हैव एन ऑब्लिगेशन कि आपके ऊपर है कि आप उसको लिख कर और दूसरों के लिए, आने वाली नस्लों के हवाले कर दें ताकि लोग उससे जो सीख सकता है वो सीखे। मतलब हमारा काम है कि लोगों को बताना, और उसके बाद वो जिसकी किस्मत में जो है आपके जरिए से लिखा है तो वो आपके जरिए से पहुंचे। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ये बहुत अच्छा रहा कोरोना का ये मामला, बिल्कुल तो असल फिर में क्या आपने
इसकी एक और वजह भी थी, मैं सोच रहा था कि चूंकि लोग बहुत डिसऑनेस्ट है ना, यानी मेरे जिंदगी में भी लोग मेरी बहुत सारी बातों को नहीं मानते। जैसे मैं कोई वाक्य बताता हूँ तो कोई बंदा उठता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। तो मैं सोच रहा था कि अगर मेरी तारीख ये लोग लिखेंगे तो ये तो कहता काफी आप हो जाते, तो मुझे खुद लिख देना चाहिए। नहीं, ये बात भी सही है। ठीक है, ठीक है। एक जी। कमेंट आया है कि डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं कि हमला हमेशा कमजोर पर होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एक सवाल और है कि नए लिखने वालों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में अगर जिंदगी का कुछ ना कुछ सफर तय हुआ है तो जरूर लिखना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं खुद जाती तौर पे अगर वाकया सच्चा नहीं हो, या फिर कोई इंस्ट्रक्शनल बुक नहीं हो, कोई प्रोसीजरल बुक नहीं हो, या कोई सच्चे वाकयात नहीं हो, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल में वो झूठ है, झूठ की कुछ कुछ होगी। आई एम सॉरी, ये आपका बिजनेस अफेक्ट कर सकता है, मगर ये मेरी जाती राय है ना, कि ठीक है, हमें ठीक है। अफसाने कहानी या नावल लिखने की बजाय सच्ची कहानियां लिखनी चाहिए। अपने वालिदैन का लिख लेना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी अभी नहीं गुजरी तो अपने वालिदैन की कहानियां लिख लें, अपने चचा के लिख के, पड़ोसी का लिख के, कुछ ऐसे वाकयात लिखे जिनसे किसी को फायदा हो सकता हो। तो मेरे ख्याल में ये लाजमी कर लेना चाहिए। यही डॉक्यूमेंटेशन आगे हमारे लिए जो है ना इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स बन जाएंगी, एंड वी विल सही, हैव अ चेंज इन द वर्ल्ड। सही, सही। वो बात आपकी सही है। मुझे भी जाती तौर पर, वैसे तो मैं नॉवेल भी पढ़ता हूँ, अफसाने भी पढ़ता हूँ, फिक्शन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बायोग्राफीज और जो हिस्ट्री है, ये मुझे खास तौर पर ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे ज्यादा पसंद है। वैसे तो जाहिर है सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, और हर किस्म का अदब है और उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब हाँ, एक चीज और अहम यहाँ पे बतानी है, क्योंकि हमारा वैसे 1 घंटे का स्लॉट था, तो अभी हमारे पास तकरीबन 8 मिनट बाकी है। नाजरीन, ये जो किताब है डॉक्टर साहब की, ज़मीर कुन फ़काए ज़िंदगी, ये शायद अपनी नौइयत की वाहिद किताब है, और इसकी इनफरादियत मैं बताऊं आपको कि ये कई जबानों में इसका तर्जुमा डॉक्टर साहब ने करवाया। डॉक्टर साहब, सात कितनी जबानों लैंग्वेज में? 7 सात जबानों में लैंग्वेज तर्जुमा हुआ है। अच्छा, मेरे पास जो यहाँ पर लिखा है, इसमें पश्तो है, अरबी है, अंग्रेजी है, जर्मन, फारसी, हिंदी और चाइनीज। अच्छा, इसमें स्पेनिश, तुर्की और जापानी भी है इसका क्या, या अभी ये वो इन प्लान है प्रोसेस? हमारा, अभी हुआ नहीं है मगर प्लान है ये करना है जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये इस अच्छा, ये मल्टीपल जबानों में तर्जुमा कराने का ख्याल कैसे आया? मतलब सिर्फ अगर पश्तो में और उर्दू में भी रहती? उसकी वजह ये है कि जो मेरा ताल्लुक इन सारे इलाकों से, जर्मनी में मैं तकरीबन, जर्मन्स ने मुझे ट्रेन किया है, अमेरिकन ने एजुकेट किया है, चाइना में मेरा बिजनेस है, घर है, आना जाना है, इसी तरीके से तुर्की वगैरह ये हमारे दोस्त लोग हैं, ईरान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, तो पर्शियन बहुत जरूरी है। मेरा अल्लामा इकबाल का सारा कलाम तकरीबन तकरीबन आधे से ज्यादा कलाम पर्शियन में है। और बाकी जो लोग हैं तो मेरे ख्याल में, और उनके मैंने नाम बाय द वे डिफरेंट रखे हैं, यानी हर एक का नाम ये ज़मीर कुन फ़काए ज़िंदगी नहीं रखा। जैसे जर्मन अच्छा, का रखा है आंद्रे साइड दिया रायन, इसका मतलब ये है कि रायन के दूसरी तरफ। ठीक है, ठीक है। उसमें एक वो है, एक पैगाम है वहां के लोगों के लिए हम्म, ना जो हम्म, जाते हैं। इसी तरीके से चाइनीज में जो है उसमें उसका नाम रखा है हमने हिमालय के दामन में, यानी अच्छा, वो हम लोग उनकी तरफ से जो वो नीचे आते हैं तो हम हिमालय के दामन में होते हैं ना। अच्छा, अच्छा। इंडिया के लिए मैंने रखा है नॉर्थ, NWAP का जो नाम होता है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये ठीक नाम है, रखा है। उस ठीक है। हिसाब से सोच के रखा है। हम्म। पर्शियन के लिए रखा है छू चरागे लाल सोजम दर कयाबाने शुमा। ये अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है फिर ना, कि ठीक है, मैं ठीक, एक चराग की तरह तुम्हारे उसमें जल रहा हूँ, तुम्हारे गम में। ठीक, ठीक, क्या ठीक। कहूँ? तो नहीं, होता भी ऐसे ऐसे ऐसा ही है कि जिस जुबान में आप तर्जुमा कर रहे हैं उसी से मुताबिकत रखते हुए नाम रखा जाए, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये तर्जुमा करवाना आसान काम था या ये मुश्किल काम था, इतनी जुबानों में तर्जुमा करवाना? जो जबानें मैं थोड़ी बहुत जानता था, ये सात मेरे ख्याल में या इतनी ना, तो वो तो मैंने खुद की है, सारी सारी खुद की है। और फिर कुछ लोगों को दिए दोबारा रिव्यू के लिए। हम्म, जैसे पश्तो का तो
अभी अंडर रिव्यू है, अफगानिस्तान में कोई कर रहा है, और पर्शियन का भी, ये दोनों उधर है। मुजाहिद साहब है हमारे, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी, काबुल यूनिवर्सिटी में, वो देख रहे हैं। और बाकी चाइनीज का चाइना में अपने घर में भेजा है। और बाकी जो है वो चीजें जो है ना, हर एक के लिए एक स्पेशलाइज बंदा लेके है, वो देख रहे हैं उनको। मगर ये कि बेसिकली मैंने खुद किया है, जो जबाने में जानता था। चाइनीज मैं नहीं जानता था, तो मैंने उनको दे दिया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक सवाल आया है, अब ये इस सवाल के साथ मैं थोड़े से अपने कमेंट भी ऐड करूंगा, बल्कि दो सवाल आए। एक तो ये है कि डॉक्टर साहब के मुस्तकबिल के क्या प्लान है, तो ये उससे लिंक करूंगा। मुझे आपने कहा ना कि स्टेगनेंट जहां पर आप हो जाते हैं तो उसके बाद ये होता है जी जी, दोबारा बताइएगा फ्यूचर प्लान का, मैं थोड़ा मिस कर गया। सोने के प्लान है, मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैंने जो करना था वो कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं मैं अभी तो माशाल्लाह। मजाक कर रहा हूँ। नहीं अच्छा मजाक कर रहा हूँ मैं। असल में हमारे प्लान ये है, इस वक्त मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रपोजल दिया अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये अच्छा इंस्पायर किया है जो हमारे डीसी साहब थे, मोहम्मद खालिद साहब, उन्होंने। और उसको फिर मैंने एनहेंस किया है, उसको डिजाइन किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो भी सिस्टम हो, वो इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम हो, वो इंडस्ट्री हो, वो फॉरेस्ट हो, माइनिंग हो, वाटर, एजुकेशन, सेहत, ये सारी चीजें मॉनिटर और कंट्रोल कैसे होती है, ट्रैफिक समेत ना। तो इसका एक सिस्टम हमने प्रपोज किया है कि इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे जो है ना, इनकी वो एक इंटीग्रेशन होगी। तो ये मैंने दिया हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, इस पर बातचीत चल रही है, और ये पॉसिबिलिटी है कि शायद वो लोग जो है ना इसको वो कर ले। मैंने जो एक एस्टिमेट लगाया था 150 डिस्ट्रिक्ट से, और कोई तकरीबन 150 बिलियन रुपीस का खर्चा है, जो कि बिल्कुल मामूली सा हिस्सा है उसका। मगर मेरी अपनी राय है कि इससे बिलियंस ऑफ रुपीस पर डे हम बचा सकते हैं। तो अच्छा पाकिस्तान की जगहों पे बातचीत चल रही है, मैं जैसे ही आऊंगा इंशाल्लाह इसको हाँ फर्दर हाँ आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, अगर कोई सक्सेस सही। आती है तो वेरी गुड। यस। ये तो जबरदस्त काम है। मतलब वो जाहिर है अब तो दुनिया ही ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, और इस फील्ड में आप माशाल्लाह एक्सपर्ट की हैसियत रखते हैं, तो जाहिर है इसका फायदा, जितना ज्यादा फायदा पाकिस्तान को पहुंचे उतना ही मतलब अच्छी बात है ये तो। यस। बिल्कुल सही फरमा। अच्छा, एक सवाल और आया है, आपकी नजर में कामयाबी की क्या डेफिनेशन? कामयाबी इस सेंस में कि आप अपनी एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द लोगों, जानवरों और अपने आप के लिए फायदेमंद साबित हुए तो आप कामयाब है। ये नहीं कि आपके, जब आप मर गए थे तो आपके अकाउंट में कितने बिलियन थे। मेरा अकाउंट अगर आप देखेंगे तो शायद आपको घूमना पड़ेगा उसके अंदर, शायद कुछ भी नहीं मिले। और जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको लखपति करोड़पति मिलेंगे जिनको मैं मदद करता हूँ। तो आई थिंक व्हाट इज नहीं, ये बड़ी बड़ी आपने खूबसूरत बात कही है। कुछ अरसा पहले एक किताब मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये चीजें जो है ना, सक्सेस और अचीवमेंट और फुलफिलमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट, इन सब चीजों को उसने बड़ा अच्छा डिफाइन किया था कि असल चीज ये होती है कि हाउ फुलफिल्ड यू आर। मतलब आपको सक्सेस तो कई तरह की मिल सकती है, कामयाबी तो आपको कई तरह की हासिल हो सकती है, लेकिन वो कामयाबी आपको मजीद मतलब एक तो अंदर से कितना सेटिस्फाई कर रही है, और वो आपके आसपास रहने वालों को उसका कितना फायदा पहुंच रहा है, इस दुनिया को, प्लानेट अर्थ कह लें आप, इसको उसका कितना फायदा पहुंच रहा है, वो चीजें जो है वो ज्यादा मतलब मायने रखती हैं उस हवाले से। तो ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही। अच्छा डॉक्टर साहब, इतने लोगों से आपका राब्ता रहा, इतनी नेशनलिटीज, इतनी जगहों पर आपने ट्रैवल किया, तो किन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया? आप कह लें, मतलब चलें अकवाम की बात ही करें स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि किस कौम के लोगों से आपको ज्यादा सीखने को मिला, या कोई ऐसी खास बात जो किसी एक कौम की आपको बहुत अच्छी लगी हो? मेरे ख्याल में जो, अगर हुस्न सलूक की बात करें तो अमेरिकन ऑन टॉप ऑफ द लाइन। अवाम की बात कर रहा हूं मैं, टॉप हाँ, ऑफ द अवाम लाइन। की बात है, ठीक है अवाम की बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस और टेक्निक्स और इंजीनियरिंग, जर्मन नो मैच।
अमेरिकन की जो स्पेस टेक्नोलॉजी इट इज बेस्ड ऑन जर्मन एफर्ट्स. नो वे अमेरिका कुड मूव टू दैट स्टेट इफ जर्मनी के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो है ना उसमें शामिल नहीं होते, जो उन्होंने यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ना वो लेके गए थे और उन्होंने इनके स्पेस सिस्टम का वो बनाया ना, तो जर्मन. सही. तो उसके बाद दुआओं में और अच्छे अखलाक की बातचीत में सऊदी अरेबिया के लोग, और इसी तरीके से मीठी जबान के इस्तेमाल में ईरान के लोग. अच्छा. और सबसे बुरी जबान बोलने वाले की बात करें तो वो मैं खुद. मैंने अभी तक ये सीखा नहीं है कि 3-4 लोगों के बीच में अच्छे तरीके से बात कैसे करते हैं. गांव में एक दफा मैं बैठा हुआ था, कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था, तो कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो गया कि हमारे एक बुजुर्ग खिलुस खान लाला नाम है, शायद कोई सुन रहा होगा, वो देख रहे होंगे. तो उन्होंने मुझे कहा कि बात सुनो, आइंदा ना तुमने अपनी जुबान बंद रखनी है, अगर गांव का कोई मसला होगा तो मैं देखूंगा. तो ये कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 15 साल हो गए. उसके बाद गांव में जमीन का कोई भी मामला हो, मैं किसी को बोलता हूँ यार उसके पास आप चले जाए, खिलुस खान लाला देख लेगा इसको. तो मैं वाकई नहीं जानता, गांव के मामला बिल्कुल नहीं जानता. सही 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 सही. अजय डॉक्टर साहब, एक वाकया मैं और चाहूंगा, उसको आप मैं वैसे चाह रहा था वो पढ़ूं, लेकिन पढ़ने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आपसे ये मुख्तसरन पूछते हैं. आपका एक छोटा सा चैप्टर है किताब में शरई उजूर के नाम से. तो वो थोड़ा सा एक जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो क्या वाकया हुआ था. वो ऐसा हुआ था कि उन दिनों, आई थिंक इट वाज इन 1994, तो मैं कराची से आया ही था. एक हफ्ता हुआ था मुझे कि मैं कराची से आया छुट्टी गुजार के, और जब मैं आया तो वो उन दिनों मैं कुरान पढ़ता था. एक मौलाना साहब थे, हमारे दोस्त भी थे बहुत अच्छे, और अल्लाह उनको खुश रखे, जिंदा है अभी तक. तो वो उन्होंने मलखंड का जो गड़बड़ शुरू हुई थी, वो सूफी मोहम्मद की तहरीक, वो वायलेंट हो गई थी, उसमें लड़ाई शुरू हुई और फिर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, और जाहिर है दोनों तरफ से जो है ना वो हुई. तो वो उसको बता बता के कहते थे कि देखिए हम कितने बेगैरत लोग हैं, वहां पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए, और ये ना. तो मैंने उसको कहा, दूसरे जब वो 2-3 दफा उन्होंने इस तरह का जिक्र किया, तो और कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए, तो मैंने जाके टिकट अरेंज कर दिए उनके, और वो 2 साथी थे उसके साथ और अपने. तो मैंने कहा टिकट मैंने अपने अरेंज किए, तो हमने जाना है, अगर ये जहाज में शिरकत करना जरूरी है तो चले जाते हैं. तो वो जब मैं आया, टिकट मैंने उनको बता दिए, तो वो बड़े परेशान हुए. तो कहते हैं ठीक है, इस पर मशवरा करके फिर देखते हैं ना. तो फिर शाम में मैं फिर आया, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. फिर शाह के बाद उसने कहा कि असल में मेरा तो ना एक शरी उजर है, क्योंकि मेरी तो दुकान है यहाँ पे, तो वो दुकान की वजह से जो है ना मुझे जरा दुश्वारी होगी. तो मेरे कुछ और दोस्त बड़े सीनियर मौलाना साहिबान थे, मैं उनके पास लेके कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुमने जाना है मेरे साथ. तो वो मौलाना साहिबान ने किसी न किसी तरह से मुझसे उनको छुड़ा लिया, मगर बहरहाल मुझे भी कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो मामला हल हो गया है, सब ठीक है. मैंने कहा नहीं, अब मैं जाऊंगा तो जरूर, कि कम से कम वहां जाके सबक दे दूं लोगों को कि जब कोई बंदा बात करता है उसको फिर कर लेना चाहिए. तो फिर हम वहां से गया कराची, और कराची से बुनेर गया, वहां घूमे फिरे और वापस आ गया. तो जब मैं वापस आया तो साहब जो है ना आए, घंटी बजाई, और वो इंटरकॉम पे कहते हैं कि वो पीछे रहने वाले लोग, कुरान में असल में जिक्र है ना, तो पीछे रहने वाले लोग आए हुए, उनको कोई मसला ही नहीं था. नहीं, इसमें भी वाकई मतलब इसमें सीखने के लिए है कि मतलब किस तरीके से आम लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है. तो ये बहुत, डॉक्टर साहब ऐसा है कि बातें तो बहुत सारी हैं और अभी भी मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद था और हमें इसको यहीं पर, अभी सवालात जो है हमारे पास और भी आएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो मैं भेजूंगा, और उस पर जो भी आपके जवाब होंगे, ये सेशन हमारे फेसबुक पेज पर भी मौजूद होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हम इसको पब्लिश करेंगे, तो बाद में भी जितने लोग इसको देखते हैं और उनसे जो फीडबैक मिलता है इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला और दिलचस्प किताब के बारे में हमें बताया. और मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं और जो लोग बाद में भी देखेंगे,
ये किताब उनके लिए वाकई इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, और बहुत ज्यादा मैं तजवीज़ करूंगा कि जरूर जरूर इस किताब को पढ़ें। ये किताब रिवायती तरीके से शाया भी हो चुकी है, डॉक्टर साहब के फेसबुक पेज पर भी इसके हवाले से मालूमात मौजूद है। आप में से जो लोग खुद डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहें तो फेसबुक पे डॉक्टर साहब से रब्ता करके आपके अगर कोई सवालात हो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन इस किताब को पढ़ना चाहें, अदीब ऑनलाइन में ये प्रीमियम कैटेगरी में है, जिसका मतलब है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, जो कि काफ़ी नॉमिनल है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। और इसका फ़ायदा ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल है, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके किताबें पढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा डॉक्टर साहब तक भी पहुंचेगा, बल्कि जितने लोगों की प्रीमियम किताबें हमारे पास हैं उन सब तक इसका फायदा पहुंचेगा। तो जरूरत इसी बात की है कि लिखने वालों के हुकूक का एहतराम किया जाए, किताब खरीद के पढ़ी जाए। अगर खरीद के नहीं पढ़ सकते तो ऐसे प्लेटफॉर्म जैसा कि हमने अदीब ऑनलाइन की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म दुनिया भर के पढ़ने वालों के लिए लाएं। कोशिश ये है कि इस तरह की किताबें जिससे कि लोग सीख सकते हैं, महदूद तादाद में लोगों तक ना पहुंचे बल्कि दुनिया भर के लोगों तक पहुंचे। और टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारी नौजवान नस्ल खासतौर पे उनके हाथों में टैबलेट है, मोबाइल फोन है, बहुत आसान है कि आप उसके ऊपर ये किताब पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छे रीडिंग इंटरफेस में अदीब ऑनलाइन में ये दस्तयाब है। और इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से कोई भी सजेशन हो आप हमें दे सकते हैं। और जितने भी देखने वाले हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगर तशनगी बाकी रही और लोगों की तरफ से और भी कुछ इस तरह की डिमांड आती है तो आपको शायद हम फिर जहमत दें, और उम्मीद है कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में आएंगे। बिल्कुल। तो आखिरी क्या पैगाम, कोई कोई वन लाइनर, कोई ऐसी चीज जो आप देना चाहें देखने वालों को, इससे पहले कि मैं इजाजत। टू लाइनर, ठीक है, ठीक है। बनी बनाई ऑफ द शेल्फ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, सिर आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी दुनिया कोई भी पैदा नहीं कर सकता, ये एक इस्तिआरा है। इसका मतलब यह है कि खुद एफर्ट्स करो, वालिद की तरफ नहीं देखो कि ये मरेगा तो इसके पैसे बचेंगे तो मैं जी लूंगा। वालिद बेटे की तरफ नहीं देखे कि ये बढ़ेगा तो मुझे पालेगा, शर्म की बात है दोनों तरफ ना। अपनी दुनिया आप पैदा कर, खुद अमली जिंदगी का आगाज भी करो और इख्तिताम तक पहुंचो। अपना पेंशन किसी को नहीं देना और किसी की कमाई खुद निकाल लेना। सही है ना? ये तो ये बात हो गई। और सिर आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी। इंसानी जिंदगी का राज यही है कि कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाओ। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने जिंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया है कि ये चीज चेक कर लूं कि कौन बेहतरीन काम करता है। अमल नमाज और रोजे को नहीं कहते बाय द वे, नमाज और रोजे को नमाज और रोजा कहते हैं। अमल बिजनेस को कहते हैं, मुलाजिमत को कहते हैं, कारोबार को कहते हैं, तिजारत को कहते हैं, साइंस को कहते हैं, टेक्नोलॉजी को कहते हैं। तो अल्लाह ने इसीलिए हमें पैदा किया कि देख ले कि कैसे काम कर रहे हैं। सही है ना? तो सिर आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी। और ये मेरी किताब का नाम भी इत्तेफाक से। बिल्कुल ऐसा ही है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। तमाम देखने वालों को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।